नमस्कार मित्रों, मैं शांति नायर, प्रोफेसर श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय कालड़ी, केरल। आज हम चर्चा करेंगे संजीव की कहानी प्रेत मुक्ति पर। पूंजीवाद के वर्चस्व और तत्जनित विद्रूपताओं को विभिन्न कोणों से देखते हुए उसकी परतों को लगातार उधेड़ती है संजीव की कहानी प्रेत मुक्ति। इस कहानी में जो अर्थ स्तर है वे अर्थ स्तर लगातार खुलते चले जाते हैं। छोटे कैनवास पर प्रस्तुत कहानी एक बड़े कैनवास पर फैलती हुई हमें नजर आती है। कहानी के कलेवर में समय की विद्रूपताओं का अंकन जिस प्रकार से हुआ है वह स्वयं इस बात को व्यक्त कर देता है कि समय की विडंबनाएं किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या एक दूसरे से गुथी हुई हैं। कहानी का ही एक वाक्य है, सच पूछिए तो वो आइंस्टाइन ने क्या कहा था, हर चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है, कोई भी समस्या एकांगी नहीं है। प्रकृति के साथ मनमानी, प्रकृति पर आधिपत्य, पूंजीवाद और ब्यूरोक्रेसी का गठबंधन, गांव और शहर में पूंजी की भूमिका या देश की राजनीति, पूंजी के माध्यम से स्त्री का शोषण या स्त्री पर आधिपत्य, ये सारी चीजें, इसके साथ ही साथ गरीबों में अंधविश्वास को बनाए रखने की साजिश, सभी कुछ एक दूसरे से गुथे हुए या जुड़े हुए हमें कहानी के विविध सोपानों में मिल जाते हैं। दूसरी ओर कहानी देश के भविष्य के प्रति गहरी आशंका भी व्यक्त करती है और इसे व्यक्त करते हुए उपभोग की संस्कृति जो है, उस उपभोग की संस्कृति के प्रति गहरा प्रतिरोध भी यह व्यक्त करती है। नष्ट होती जा रही गरिमा को बचा लेने की वांछा जो है वह कहानी में बलवती दिखाई देती है और अंततः पूंजीवादी शोषण के खिलाफ खुलकर प्रत्यक्ष क्रांति भी इस कहानी में सामने आती है। कहानी का आरंभ आतंक से ग्रस्त एक प्रदेश के विवरण से होता है। आतंक के चलते इस प्रदेश ने अपना नाम ही खो दिया है। सामान्य तौर पर यह काला पानी कहलाने लगा है। इसका नाम अब काला पानी ही पड़ गया है लगभग। इस पिछले जंगली इलाके का नाम नहीं है यह, मगर जिले के विभागों में यह इसी नाम से जाना जाता है। क्लर्कों, कंपाउंडरों, अध्यापकों को यहाँ की नियुक्ति के नाम पर सांप सूंघ जाता है। नर्सों और मिडवाइफों के तो कहने ही क्या। इस खतरनाक और दयनीय स्थिति को यहाँ अभिव्यक्त किया गया है और इसको प्रस्तुत करते हुए कहानी आरंभ में ही स्त्री शोषण का संकेत भी हमें दे ही देती है। कहानी का लगभग आरंभ इस बात से होता है कि ऐसे एक इलाके में राहुल नाम का डॉक्टर अपना ट्रांसफर करवाना चाहता है। अगर वह ट्रांसफर करवाना चाहता है तो इसके पीछे उसकी एक इच्छा या कह लीजिए एक सनक है कि वह बाघ देखना चाहता है, जिसके बारे में प्रचलित है कि वह इस इलाके में पाया जाता है। कहानी में बाघ वह तेज जानवर है जो जंगल का गौरव भी है। वहीं प्रतीकात्मक रूप से कहानी बाघ के माध्यम से देश के गौरवशाली नेतृत्व कर्मियों की ओर संकेत भी कर ही देती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। बाघ देखने की इच्छा से पहुंचने वाले डॉक्टर राहुल को अपने पूर्ववर्ती डॉक्टर मुर्तजा से सुनने को मिलता है कि बाघ तो नहीं हैं, कुत्ते हैं मुखिया जी के, ऐसे कुत्ते जो कि बाघ को भी नोच करके खा जाएं, ऐसे कुत्ते जो कि बाघ को भी नोच कर खा जाएं। यहाँ भी व्यंग्यात्मक रूप से कहानी में देश की संस्कृति, राजनीति
इन सभी की स्थितियों में आई जो गिरावट है, इस गिरावट की ओर ही कहानी इशारा करती है। बाघ जैसे गौरवशाली जानवर के स्थान पर खूंखार होने के साथ साथ जो पालतू बना लिए जाते हैं, ऐसे जानवर का आ जाना यानी कुत्ते का आ जाना यहाँ पतन की ओर ही इशारा करता है। अब यहाँ मुखिया गांव का पूंजीपति है और पूंजी के बल पर वह संपूर्ण क्षेत्र में अपना वर्चस्व साबित करता है। व्यवस्था में जो आम आदमी के हित के लिए बनी चीजें हैं या वह व्यवस्था जो कि आम आदमी के हित के लिए बनी है, वह पूंजी के आधिपत्य में आ जाती है और सामान्य जनता की स्थिति विकृत सी हो जाती है या दयनीय हो जाती है। गांव में अस्पताल, कचहरी और सुचारू जीवन के लिए की गई सारी व्यवस्थाएं वास्तव में पूंजी के अधीन हो जाती हैं। अब देखिए, कहानी में पूंजी के बल पर समस्त प्रकृति पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेने वाले मुखिया के बारे में कहानी क्या कहती है। कहानी के ही वाक्य हैं। आज तक कोई नहीं जान सका कि उनकी कितनी जमीनें हैं और कितनी औरतें। जानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हदबंदी के बाद की जमीनें दूसरों के नाम हैं, उन्हीं के यहाँ जो मजदूरी करते हैं। और औरतें, साहब सुनते तो यहाँ तक हैं कि अभी भी यहाँ हर दुल्हन पति से पहले परवान चढ़ती है। यह कथन वास्तव में इस बात को और भी स्पष्ट करता है कि जमीन की तरह यहाँ स्त्री भी पूंजी है। जमीन बेनामी है और दूसरों के नाम लिखी हुई है, पर उनका उपभोग मुखिया ही कर रहा है। उसी प्रकार स्त्री भी किसी और के नाम लिखी हुई है, या वह अगर देखा जाए तो दूसरे की पत्नी है, लेकिन उसका उपभोग भी मुखिया ही कर रहा है। यहाँ पर स्त्री और प्रकृति दोनों ही शोषित हो रहे हैं और दोनों के ही शोषण का आधार जो है वह पूंजी है, जिसके चलते हुए पति भी अपनी पत्नी को मुखिया की भोग वस्तु बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। कहानी में मुखिया के बेटे सुरेंद्र का प्रवेश होता है, जो कि अत्यंत नाटकीय ढंग से कहानी में दिखाया गया है। इसमें ध्वनि के माध्यम से ही कहानी एक आतंक को सूचित करती है। कहानी के ही वाक्यों में देखिए, आहते में मोटरसाइकिल की उद्धत कर्कश आवाज फट फट करने लगी एकाएक। तटस्थ मुद्रा के बावजूद आगंतुक के बूटों की तेज आवाज सीधे मेरे सीने में उतरती चली गई। इस बार मैंने कनखियों से देखा, कोई शिकारी नुमा आकृति चिक उठाकर मेरे कमरे में दाखिल हो रही है। डॉक्टर मुर्तजा ने परिचय दिया, आपसे मिलिए, आप हैं सुरेंद्र जी, मुखिया जी के बेटे। इसी के साथ मुखिया और उसके बेटे का या उसके लोगों के आतंक का लगभग परिचय पाठकों को मिल जाता है। प्रथम परिचय के दौरान ही सुरेंद्र का यह कथन गांव की स्थितियों की सूचना भी देता है कि बाघ और हिरण तो अब केवल वन विभाग के साइन बोर्ड पर ही रह गए हैं। इस कथन के माध्यम से कहानी इस ओर इशारा करती है कि बाघ के समान ही गरिमामय व्यक्तित्व वाले धीर नायकों और हिरण के समान देश की साधारण जनता का अस्तित्व भी अब देश से लगभग मिट चुका है। जैसे बाघ और हिरण केवल साइन बोर्ड पर ही रह गए हैं, वैसे ही देश के गौरवशाली नेता और जनता भी जनतंत्र में इतने ही महत्वपूर्ण रह गए हैं जैसे साइन बोर्ड पर बाघ और हिरण। अब इतिहास के पन्नों और साइन बोर्ड पर ही रह गए हैं ये दोनों, यानी बाघ और हिरण
गौरवशाली नेता और साधारण जनता, ये भी यहाँ साइन बोर्ड और इतिहास के पन्नों पर ही रह गए हैं। सुरेंद्र का ये कथन कि बाघ का चमड़ा चाहिए तो बोलेगा, बाघ का चमड़ा चाहिए तो बोलेगा, यह देश की उस दुर्दशा को ध्वनित करता है जहां बाघ मार दिए गए हैं और उसकी खालें जो हैं वे लाई जा रही हैं या उतार कर रखी जा रही हैं। अब अस्पताल जो कि गांव की जनता के लिए, आदिवासी जनता के लिए खुला हुआ है, उसकी सुविधाओं का उपयोग भी पूंजीपतियों के माध्यम से ही हो रहा है या पूंजीपति ही उसका उपयोग कर रहे हैं। जिन लोगों तक ये सुविधाएं वास्तव में पहुंचने चाहिए थी, वे सुविधाएं वहां तक पहुंच नहीं पा रही हैं। गांव के अंधविश्वासों की दुनिया जो है वह बरकरार रखी जाती है। गांव वालों की अपनी एक अंधविश्वासपूर्ण दुनिया है। उन अंधविश्वासों को मिटाने के स्थान पर उन अंधविश्वासों को बरकरार रखने की बात ही यहाँ निरंतर की जाती है। अंधविश्वासों को बनाए रखने के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था अपने स्वार्थ को सिद्ध करती है और इन अंधविश्वासों की आड़ में ही वास्तव में शोषण का जो चक्र है वह निरंतर चलता रहता है। कहानी में उल्लेख मिलता है कि मुखिया के कुत्तों तक को पोषक दवाएं हासिल कराई जाती हैं, जो कि पिछड़े इलाकों में सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, पिछड़े इलाके के लोगों के लिए प्रदान की जाती है। उनका उपयोग जो है वह मुखिया के कुत्तों के लिए हो रहा है। गांव वालों को किसी प्रकार की प्रत्याशा अस्पताल के प्रति नहीं है। वास्तव में यहाँ उनके लिए जो है उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है। उनकी ओझा, टोना, टोटका आदि की अपनी एक अलग और आत्मीय और अंधविश्वासपूर्ण दुनिया थी, जो कि अस्पताल की व्यवस्था से और भी पुष्ट होती चली जा रही थी। अस्पताल की दवाएं मुखिया के कुत्तों तक जाती हैं और अंधविश्वासों की दुनिया में ये आदिवासी जो हैं ये लगातार छोड़ दिए जाते हैं। कहानी इस बात को बताती है कि जो शोषणग्रस्त इलाके हैं, इन शोषणग्रस्त इलाकों के इंसान छोटे छोटे और दुबले पतले हैं। औरतों के स्तन तक इतने सूखे हैं कि औरत और मर्द में फर्क कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। कहानी पुनश्च इस ओर इशारा करती है कि पूंजीवादी व्यवस्था में प्रकृति और स्त्री दोनों किस प्रकार से शोषित होते हैं। स्त्री के स्तन यहाँ उर्वरता के प्रतीक हैं और भविष्य की पीढ़ी के लिए ये पोषण के स्रोत भी हैं। इनका जो शोषण हो रहा है, स्त्रियों का जो शोषण हो रहा है, प्रकृति का जो शोषण हो रहा है, उसको उन दोनों को कहानी एक साथ हमारे सामने रखती है। दूसरी ओर प्रकृति का जो शोषण हो रहा है, प्रकृति भी अपने स्वाभाविक रूप को त्याग करके या स्वाभाविक रूप को खो करके सूखी हो चली है। गाय, बकरी, छोटे छोटे जीव, फसलें तक मरी मरी सी दिखाई दे रही हैं, सूखी सूखी सी दिखाई दे रही हैं। इन परिस्थितियों में भविष्य की पीढ़ी के लिए यह प्रकृति भी नहीं रह जाएगी, इसकी ओर भी इशारा है। एक ओर स्त्री है और दूसरी ओर प्रकृति, दोनों के शोषण को कहानी हमारे समक्ष रखती है। मुखिया के निमंत्रण पर हवेली की तरफ जाने वाला राहुल मानव निर्मित इस असंतुलन को एक ग्राफ के रूप में देखता है। कहानी उसे इस प्रकार अभिव्यक्ति देती है। जीप हमें पथरीली पठारी जमीन और बीहड़ इलाके की झलक देती हुई ले जा रही थी। आदमी, मकान, मवेशी, फसलें, सारा कुछ दयनीय था। जगह जगह वन विभाग के बोर्ड टंगे थे, बाघ और हिरण के संरक्षण के लिए। कार्ल मार्क्स ने वास्तव में पहले ही यह बात बताई है कि प्राकृतिक संपदा, कच्चे माल
और खनियों पर आधिपत्य स्थापित करके पूंजीपति वर्ग गरीब जनता को अपने अधीन करता है या अपना गुलाम बनाता है। यहाँ हम इसी बात को गांव की गरीब जनता और मुखिया के बीच के समीकरण में, यानी मुखिया यानी पूंजीपति वर्ग का अधिपति जो है, उस मुखिया के बीच के समीकरण के रूप में हम इसको देख सकते हैं। और यही समीकरण अगर कहानी को हम एक विस्तृत कैनवास पर फैला करके देखें तो आज हम इसी समीकरण को तीसरी दुनिया के देशों और साम्राज्यवादी देशों के बीच जो समीकरण है उसमें भी देख सकते हैं। हवेली की तरफ जाते हुए जिलाधिकारी जब बात करता है तो जिलाधिकारी के स्वर में जो श्रद्धा विजड़ित आतंक है वही आतंक है जो कि तीसरी दुनिया का देश उस साम्राज्यवादी देशों के प्रति महसूस करता है। इसे भी हम कहानी में देख सकते हैं। हवेली की तरफ जाते समय, हवेली के पास पहुंचते समय मुखिया के कुत्तों की भौंक सुनाई देती है। अजब आतंक भरी भौंक। और जीप में बात करते हुए जिलाधिकारी। राहुल को लगता है कि ये जो भौंक की आवाज आ रही है वह जिलाधिकारी के हिलते होठों के बीच से ही आ रही है। इसमें कहानी का एक करारा व्यंग है जो प्रस्तुत होता है। इसे कहानीकार के ही शब्दों में देखिए। अचानक हौ हौ की भयानक कर्कश आवाज, पीले पीले भयानक कुत्ते चेन छुड़ाकर हम पर टूट पड़ने की मुद्रा में झपट रहे थे। बला का आतंक था। जिलाधिकारी की चारण वृत्ति में कोई आघात नहीं पड़ा, मगर अब मुझे उस भौंक के अलावा कोई दूसरी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। मुझे सिर्फ जिलाधिकारी के हिलते हुए होंठ नजर आ रहे थे, मानो वह भौंक वहीं से आ रही हो। अब यहाँ हम देखते हैं कि कुत्ता एक पालतू जानवर है। जो उसे खाना पानी देता है वह उसे अपना मालिक बना लेता है। मालिक की नैतिकता अनैतिकता से कुत्ते का कोई संबंध नहीं होता है। कुत्ते के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका मालिक नैतिक है या अनैतिक है। कुत्ता केवल गुलाम होता है या कुत्ता केवल अपनी स्वामी भक्ति को अपने मालिक के लिए प्रदर्शित करता है। कुत्ते का अपना कोई स्वभाव नहीं होता है। वह भौंकता है, वह काटता है तो मालिक के लिए। उसकी अपनी समस्त शक्ति या समस्त क्षमता यहाँ मालिक के लिए प्रयुक्त होती है। और हम देखते हैं कि यह एक गुलामी की अवस्था है। जिलाधिकारी के हिलते होठों को देख करके राहुल को लगना कि यह भौंक उन्हीं के होठों से आ रही है, इसमें एक बहुत गहरा व्यंग है कि ब्यूरोक्रेसी किस प्रकार से पूंजीवाद की गुलाम होती चली जा रही है। सर्वेक्षण दल के साथ 3 दिन तक राहुल की यात्रा और उसमें आने वाले पात्र, उन पात्रों का वर्तमान और उनसे संबंधित फ्लैशबैक के माध्यम से कहानी गतिशील होती है। यहाँ हम देखते हैं कि सर्वेक्षण दल जो है वह बाघों की संख्या और उनकी नस्ल बचाने के लिए ही पड़ाव डाल रहा है। सर्वेक्षण दल से पता चलता है कि जिस इलाके में बाघों के पाए जाने की संभावना थी वहां एक नदी बहती थी और वह नदी अब विलुप्त हो गई है। और यहाँ इसी सर्वेक्षण दल के एक सदस्य रस्तोगी साहब का ये कथन कि नदी यहाँ सरस्वती की तरह विलुप्त हो गई, यह भी द्वयार्थक कथन लग सकता है। सरस्वती यहाँ संस्कृति, ललित कला, शिक्षा आदि की जो प्रेरणा मानी जाती है और यहाँ इन सब का विलुप्त होना भी यहाँ सूचित होता है। खैर, रात भर जागकर प्रतीक्षा करने के बाद भी बाघ नहीं आया।
स्पष्ट होता है कि ये वन्य जीव वहीं निवास करते हैं जहां पानी की संभावना होती है। जब पानी को वहां से विलुप्त कर दिया गया या पानी को उस इलाके से ही हटा दिया गया तो वहां बाघों के रहने की संभावना जो है वह नहीं होती है। बाघ एक ऐसा वन्य जीव है जिसके ऊपर भारत के जंगलों को नाज था। आज उस वन्य जीव का नष्ट होते चले जाना वास्तव में पारिस्थितिक दृष्टि से चिंता का कारण है। दूसरी ओर कहानी बाघ को एक प्रतीक के रूप में लेकर के उस ओर भी इशारा कर रही है कि देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्र के जो अगुवा थे वे जो कभी पूंजीवाद अथवा सुविधाओं के गुलाम नहीं बनते थे, वे देश के हित के लिए कार्य करते थे। उनके विलुप्त हो जाने की जो विडंबनात्मक स्थिति है उसकी ओर भी कहानी यहाँ इशारा करती है। एक ओर इस प्रकार उपभोग का गुलाम न बनने वाले, सुविधाओं के गुलाम न बनने वाले हमारे गौरवशाली नेता हैं, तो दूसरी ओर देश के सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक क्षेत्र में आया हुआ एक अधपतन है जिसको कुत्ते और बाघ के द्वंद्व के माध्यम से कहानी हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। अर्थात कुत्ता वह है जो हर सुविधा देने वाले व्यक्ति को अपने मालिक के रूप में स्वीकार कर लेता है और वह उसकी चारण वृत्ति कर लेता है। रात भर डेरा डाल करके बाघ का इंतजार करने के उपरांत भी बाघ नहीं आता। इस पर सर्वे दल के खान साहब का कहना है कि इससे तो अच्छा होता रात को सोते और सपने में ही बाघ दिखाई दे जाता। यह भी एक व्यंग्य की ओर इशारा करता है कि अब इस प्रकार बाघ के समान शौर्य वाले, बाघ के समान गौरवशाली लोग अब सपनों में ही रह गए हैं, अर्थात मनुष्यों की कल्पना में ही रह गए हैं। सपनों में उनका आना इस एक प्रकार से मनुष्य की कल्पना मात्र में इस प्रकार के व्यक्तियों का शेष रह जाना है। बाघ के आंकड़ों का होना, इलाके में बाघ के आंकड़ों का होना और बाघ का ना होना यहाँ सूचित करता है कि इतिहास के पन्नों में इस प्रकार के व्यक्तित्व उपस्थित थे जो कि गौरवशाली थे, शौर्य से युक्त थे, परंतु वर्तमान में वे नहीं हैं। जैसे बाघ के आंकड़े हैं, अब बाघ नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारे देश की जनता, जो वर्तमान जनता है, वह अपनी कल्पना में, अपने सपनों में इस प्रकार के गौरवशाली व्यक्तित्व का या शौर्यपूर्ण व्यक्तित्व का की कल्पना कर सकती है, परंतु वह स्वयं इस क्षेत्र में उतर करके कार्यरत नहीं होती है। कल्पना मात्र में होना और वर्तमान समय में निष्क्रिय हो जाने की जो अवस्था है, निष्क्रिय अवस्था में केवल उस कल्पना में जीने वाले, केवल अपने इतिहास को अपने भीतर पर पिरो करके उस प्रकार के व्यक्तित्वों की कल्पना कर लेने मात्र में हमारे वर्तमान युवा पीढ़ी जो है सक्षम है, कुछ भी करने के धैर्य तक वह नहीं पहुंचती है। इस ओर भी यहाँ इशारा किया गया है कि आराम से सोते कम से कम बाघ हमको सपने में ही दिखाई दे जाता। यह सपना यहाँ पर कल्पना है, परंतु यह सपना कभी भी यथार्थ नहीं हो सकता है। कहानी के मुख्य पात्र जगेसर का प्रवेश अब यहाँ कहानी में होता है। जगेसर झाड़ियों के बीच में एक मरियल से बाघ के बच्चे को उठाए हुए खड़ा है। इस बाघ के बच्चे को देख करके लोग डर जाते हैं। यहाँ सूचना मिलती है कि बाघ की बात करने वाले भी जब बाघ सामने आता है तो डर जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के बाघ समान व्यक्तित्वों से लोगों का परिचय ही अब नहीं रह गया है।
जगेसर बताता है कि पानी की कमी के कारण यहाँ या पानी न होने के कारण ये जीव सारे मरते चले जा रहे हैं। बाघ भी, यह बाघ का बच्चा कुइयां में गिर गया था, बड़ी मुश्किल से उसको उठाया और बचाया, अब तक जिंदा रखा। कहानी में जगेसर का यह कथन बहुत ही अर्थपूर्ण है कि सोचा बचा लें ताकि नस्ल बची रहे, सोचा बचा लें ताकि नस्ल बची रहे। कहानी ध्वनित करती है, कहानी बताती है कि व्यक्तित्व को गिरवी न रखने वाले, सच को सच के रूप में कहने वाले, न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, अन्यायपूर्ण व्यवस्था को नकारने वाले लोगों को जीवन की प्राथमिक जरूरतों के लिए तरसा तरसा करके, मोहताज बना करके उन्हें पस्त कर लिया जाता है और उन पर आधिपत्य कर लिया जाता है। इतना आधिपत्य कर लिया जाता है या इतना उन्हें दबा दिया जाता है कि वे अपने ऊपर होने वाले अन्यायों तक का प्रतिरोध करने में असमर्थ हो जाते हैं। बाघ एक शौर्य युक्त जीव है। भारतीयों के मन में उसकी कल्पना वास्तव में एक गौरवशाली जीव के रूप में है या एक गौरवशाली व्यक्तित्व के रूप में उसकी कल्पना भारतीयों के मन में है। यहाँ प्रकृति पर ही बाघ का जीवन निर्भर है और प्रकृति पर उसका भी हक बनता है। प्रकृति में उसके लिए जो कुछ प्राप्त है, पानी तक को उससे छीन करके उसके शौर्य को उसमें से निष्कासित कर दिया गया है। यहाँ पर जगेसरा बाघ की नस्ल को बचा लेना चाहता है। जगेसर की यह बाघ की नस्ल को बचा लेने की जो वांछा है, वह वांछा वास्तव में शौर्य को बचा लेने की वांछा है, प्रतिरोध की शक्ति को बचा लेने की वांछा है, तो साथ ही साथ संस्कृति को बचा लेने की वांछा है या उसको बचा लेने की अंतिम कोशिश है। लेकिन यहाँ देखिए कि इस शौर्य को बचा लेने की जो इच्छा है, इस इच्छा की भनक मात्र से ही पूंजीपति वर्ग के अधिपति मुखिया की भ्रुकुटियां तन जाती हैं। इस पर जगेसर पलट करके कहता है कि अपने कुत्तों को ही दिखा दीजिए, अब तो वही बाघ हैं। अपने कुत्तों को ही दिखा दीजिए, अब तो वही बाघ हैं। एक गहरा व्यंग यहाँ पर ध्वनित होता है जो कि वर्तमान अपसंस्कृति की ओर इशारा करता है। आगे देखा जाता है कि वह पानी जो प्राकृतिक ढंग से इलाकों में फैल करके बह रहा था, उसे अप्राकृतिक ढंग से मुखिया के अपने इलाके में मोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से पूंजी के बल पर अप्राकृतिक ढंग से पानी को मोड़ देने की स्थिति से क्या होता है कि जनता उन पर आश्रित होने लगती है। वास्तव में यह प्रकृति न तो मनुष्य मात्र की है, न ही मनुष्यों में ही अल्पसंख्यक अर्थात धनाढ्य वर्ग की या पूंजीपति वर्ग की। वास्तव में यहाँ पूंजीपति वर्ग अपनी पूंजी के आधार पर पानी पर आधिपत्य स्थापित कर रहा है, पानी के साथ मनमानी कर रहा है और पानी पर अपना आधिपत्य करके गरीब जनता पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर रहा है, क्योंकि पानी मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। पानी जिसके पास होगा, लोगों को उसका गुलाम बनना ही पड़ेगा। कहानी में देखा जाता है कि जब सर्वे दल टहलने के लिए निकलता है तो वह पाता है कि कल रात जहां पानी की एक बूंद तक नहीं थी, वहां आज पूरा जल लहलहाता हुआ बह रहा है, कलकल की ध्वनि करता हुआ आगे बढ़ रहा है। समस्या तब समझ में आती है कि जो उन्होंने देखा, सूखे मवेशी, सूखी फसलें, मरियल इंसान, इन सब का कारण यह है कि पानी को पूंजी के बल पर अपनी ओर मुखिया मोड़ लिए जा रहा है। कहानी का वाक्य देखिए, नदी यहाँ बंध गई है। नदी यहाँ बंध गई है
तो आगे पानी आएगा कहां से? बांध बंधा हुआ है, बाघ तो बाघ हुआ, पानी पीने झक मारकर उसे यहीं आना पड़ेगा। बाघ तो बाघ हुआ, उसे पानी पीने झक मारकर यहीं आना पड़ेगा। देखिए उस तरफ लिलीपुट राज्य के छोटे छोटे मवेशी पानी पी रहे हैं। बांध से औरत घड़ा भरकर पानी ले जा रही है। अर्थात भूख प्यास के समक्ष शौर्य जो है वह अपने घुटने टेक देता है या शौर्य से घुटने टिकवाए जाते हैं। इसी कारण प्राकृतिक संपदा पर अधिकार करके पूंजीपति वर्ग जनता को गुलाम बनाता है। पूंजीवादी व्यवस्था के लिए, पूंजीपति व्यवस्था के लिए यह और अधिक सहायक होता है। इस संदर्भ की ओर कुछ दृश्यों के माध्यम से इशारा किया गया है। बांध पूंजी से निर्मित है और इसीलिए अब पानी जो है वह पूंजीपति का है। बांध कैसे निर्मित है? बांध पूंजी से निर्मित है और पानी जिसके पास है उसके पास सबको आना ही पड़ेगा, घुटने टेकने ही पड़ेंगे, क्योंकि पानी अब उस पूंजीपति वर्ग का है। इस गणित के अनुसार घड़े में पानी भर कर ले जाती औरत पूंजीपति की कर्जदार है। वह औरत जो कहानी में दिखाई दे रही है, मुखिया के इलाके में बहते पानी में से घड़ा भर पानी अपने लिए लेकर जा रही है, वह भी मुखिया की कर्जदार है। इस कर्ज को उसे किसी भी प्रकार से उतारना पड़ सकता है। उसे किसी भी प्रकार से इस कर्ज को उतारना पड़ सकता है। वह पूंजी के समक्ष उसकी विवशता है। औरत किसी भी तरह से जब इस कर्ज को यानी घड़ा भर पानी के कर्ज को उतारने को बाध्य होती है, वह किसी भी प्रकार की गुलामी स्वीकार करने को बाध्य हो जाती है। बाघों के सर्वेक्षण के लिए आया हुआ दल मुखिया के ही घर पर डेरा डाले हुए है। मुखिया ही हैं जो उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। यह एक गहरी विडंबना की ओर संकेत करता है। वर्तमान समय में इस पूंजीपति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए भी यहाँ पर उन्हीं की सहायता ली जाती है, या इसके निदान पर सोचने के लिए उसी व्यवस्था के पैरोकारों की सहायता ली जाती है, भौतिक सहायता ली जाती है, बौद्धिक सहायता ली जाती है। अर्थात जिससे लड़ना है उसी से सहायता मांगने की स्थिति में हम पहुंच गए हैं। उस वर्चस्व की संकल्पना में वहन करते चले आने वाली इस विडंबना को हम देख रहे हैं, यानी इस विडंबना को हम देख रहे हैं जो कि हमारी संकल्पना के ऊपर सवार हो गई है, और उस संकल्पना में रहते हुए हम इसके निदान को ढूंढ पाने में असमर्थ हो जाते हैं। कहानी में यहाँ हम देखते हैं कि खान साहब द्वारा हंसकर कहा गया एक वाक्य है जो कि कहानी का मजाक मात्र नहीं है। कहानी के ही वाक्य देखिए, तुर्रा कि इन्हीं के यहाँ डेरा डालकर हम इनके द्वारा पैदा की गई प्रॉब्लम्स डिस्कस करने आए हैं। इनके यहाँ डेरा डालकर हम इन्हीं के द्वारा पैदा की गई प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने आए हैं। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त विडंबनात्मक स्थिति है। यह केवल एक गांव या एक मुखिया या यहाँ की गरीब जनता की बात नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद एक विडंबना की स्थिति है कि उनके द्वारा पैदा की गई प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए हम उन्हीं के पास पहुंचते हैं। अनंतर हम देखते हैं कि मार खाकर भी जगेसर उस बाघ के बच्चे को सुरेंद्र के हवाले नहीं करता है। जगेसर के भीतर एक स्वतंत्रता बोध है, जगेसर के भीतर एक स्वतंत्र चेता है। मार खाकर भी वह अपने व्यक्तित्व को दूसरों के शोषण के हवाले नहीं करता है, या अपने आप को वह दूसरों के शोषण के हवाले नहीं करता है। कहानी के वाक्य धीरे धीरे खुलते हैं तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्याप्त हमें नजर आते हैं। रस्तोगी का प्रश्न यहाँ देखा जा सकता है।
वह, कहानी का वाक्य है, वह पागल हो या सनकी, मगर उसकी गोद में जो जानवर है वह बाघ ही था। वह पागल हो या सनकी, उसकी गोद में जो जानवर था वह बाघ ही था। किसी भी व्यवस्था के हवाले खुद को सौंप करके छद्म सुख, जो कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, उसको अनुभव करने वाली दुनिया से हटकर चलने वाला या उस लीक से हटकर चलने वाला व्यक्ति हमेशा पागल करार दिया जाता है। जगेसर अन्य तमाम आदिवासी जनता के समान अपने आप को मुखिया अथवा सुरेंद्र के हवाले नहीं करता है। वह उनके बनाए हुए नियमों को तोड़ता है, मन की करता है, अतः पागल करार दिया जाता है। मजाक के तौर पर भी जब कहा जाता है कि आपके कुत्तों को देख करके यह लगता है कि आपने सारे बाघ मारकर इन्हें खिला दिए हैं, यह वास्तव में मजाक नहीं है। वास्तव में यहाँ हो न हो यह पूंजीपति वर्ग की सच्चाई है। इसीलिए मुखिया वहां से हट जाता है इस कथन को सुन करके, क्योंकि वह सच्चाई है। समस्त गौरव, समस्त शौर्य, इन सब को पूंजी के बल पर खरीद लिया जाता है और उनमें से केवल उसी शौर्य को बरकरार रहने दिया जाता है जो कि उनके हित में प्रयुक्त हो सके। यह भी वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज मौजूद सच्चाई ही है। कहानी में खान साहब द्वारा सालों पहले बाघ देखने का एक वर्णन भी मिलता है। कहानी के वाक्य इस प्रकार से हैं। आज से कोई 10 साल पहले मैं इसी एरिया से गुजर रहा था कि एक बार ठीक हमारी जीप के सामने एक बाघ आ गया। रात का वक्त था, रोशनी पड़ रही थी जीप की, लेकिन साहब वह भी क्या बाघ था। बिना तनिक घबराए अपनी मस्त चाल से धीरे धीरे चला गया। ओह, रियली इट वॉज अ ब्यूटी, रियली इट वॉज अ ब्यूटी। यहाँ ब्यूटी शब्द में गौरव और शौर्य का सौंदर्य शास्त्र है। ब्यूटी वह है जिसमें शौर्य है, ब्यूटी वह है जिसमें गौरव है। और कहानी की जो समस्त पीड़ा है वह पीड़ा इस शौर्य और गौरव को नष्ट हो जाने, गौरव के नष्ट हो जाने की ही पीड़ा है। यह नष्ट होना वास्तव में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में हमें दिखाई देता है। और इसके परिणामों को लेकर के जो आकुलता है, वह आकुलता कहानी में इस प्रकार से व्यक्त की जाती है कि अगर इस तरह से नस्लें खराब होती रहीं तो बाघ और कुत्ते में क्या फर्क रह जाएगा। अर्थात एक ऐसा समय आएगा जब हम अपसंस्कृति को ही संस्कृति मानने लगेंगे। कहानी में यहाँ हम देखते हैं कि कथ्य और शिल्प में एक नया मोड़ आता है और ये मोड़ लेते हुए कहानी गहराइयों में प्रवेश करती है। कहानी का आरंभ जहाँ परतों को खोलता हुआ वर्तमान की विडंबनाओं को स्पष्ट करता है, वहीं हम देखते हैं कि कहानी का उत्तरार्ध घटनाओं को बयान करता हुआ पाठकों को कथा रस की ओर ले जाता है। जगेसर यहाँ पर दिमागी बीमारी के शिकार के रूप में दिखाया गया है। जगेसर अपने आप को अपना पिता चलितर बताता है और हम देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर राहुल में इस केस के प्रति अर्थात जगेसर के पागलपन के प्रति जिज्ञासा जागती है। वे इस केस को पुनः पढ़ना चाहते हैं, डायग्नोस करना चाहते हैं और यहीं से आरंभ होती है जगेसर की कहानी। यहीं से खुलता है जगेसर का जीवन वृत्त। बूधन से डॉक्टर राहुल को पता चलता है कि गांव के शोषण से बचने के लिए जगेसर शहर जाता है। वहां उसे पूंजी के बल पर होने वाला एक और सांस्कृतिक प्रदूषण दिखाई देता है, अर्थात वहां भी पूंजी के बल पर होने वाले एक दूसरे शोषण को उसे झेलना पड़ता है।
कहानी सूचित करती है कि शहर पहुंचने वाले लड़कों के लिए रिक्शा चलाने का काम रह जाता है और वहां पहुंचने वाली लड़कियों के लिए वेश्यालय का ही विकल्प। यहाँ सांस्कृतिक सामाजिक शोषण के, दैहिक शोषण के धरातल हैं जो कहानी में उभर करके सामने आते हैं। मजदूरी करने वालों और पत्थर ढोने वालों का शोषण ठेकेदारों द्वारा होता है और हम देखते हैं यहाँ पर जगेसर भी शहर पहुंचने के बाद वेश्यालय चलाने वाली सत्तों से रिक्शा किराए पर लेता है और चलाता है। दिन भर की मेहनत के उपरांत तंगी ही शेष रह जाती है। रिक्शे का किराया चुकाने के बाद गरीबी ही शेष रह जाती है। एक और वेश्यालय है तो दूसरी ओर कंकड़ पत्थर ढोने का काम करवाने वाले ठेकेदार हैं। विवाह के पश्चात जगेसर के लिए समस्याएं और भी विडंबनापूर्ण हो जाती हैं। पत्नी को न गांव में छोड़ा जा सकता है न शहर लाया जा सकता है। गांव में जमींदार द्वारा या जमींदार के आदमियों द्वारा शोषित होने का भय है तो शहर में सत्तों के द्वारा। अंत में जगेसर को अपनी जवान पत्नी को लेकर के इसी स्थान पर रहना पड़ता है जहां सत्तों जैसे लोग रहते हैं। जगेसर इस प्रकार की जगह पर रहने के लिए बाध्य है। आगे स्त्री शोषण का पहलू पूंजी से जुड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। दिन के एकांत में सत्तों का जगेसर की पत्नी के पास पहुंचना, उसकी रूप की प्रशंसा करना, उसके सौंदर्य की प्रशंसा करना और उसे उसकी बदहाली का ध्यान दिलाना, उसके साथ ही साथ मन कड़ा करके वेश्यालय के क्षेत्र में, वेश्यावृत्ति के क्षेत्र में उतर आने का आह्वान करना, ये सब हम कहानी में देख सकते हैं। वास्तव में यह तीसरी दुनिया की त्रासदी ही है, तीसरी दुनिया के देशों की त्रासदी ही है। कहानी की सत्तों जगेसर की पत्नी से कहती है, देखिए कहानी के ही वाक्य हैं। हाय, ये सोने की कुदाल क्या माटी गोदने के लिए बनी है? देख, थोड़ा मन कड़ा करने की बात है, मैं तेरा सारा दुख दरिद्र दूर कर सकती हूँ। यह विडंबना वास्तव में तीसरी दुनिया के देश की स्त्री के समक्ष है। आते समय सत्तो जगेसर की पत्नी के गले में नकली मोतियों का हार पहना करके उसे आईने के सामने खड़ा कर देती है और कहती है, देख तो पगले जरा अपने आप को, तेरा जन्म मार पीने के लिए हुआ है क्या? यह आह्वान है जो कि तीसरी दुनिया की स्त्री के समक्ष भी रखा जाता है। यह प्रलोभन है जिसके माध्यम से तीसरी दुनिया की स्त्री को एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जो कि उसकी अपनी दुनिया से अलग है और इसमें आने का आह्वान किया जाता है। यह आह्वान है सुविधा के समक्ष संस्कृति और मूल्यों की बलि देने का। इस प्रकार के आह्वान के माध्यम से तीसरी दुनिया की स्त्री को खींचा जाता है, इस प्रलोभन के भीतर उसे लाया जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि अपनी दुनिया से अलग एक ऐसी दुनिया उसे दिखाई जाती है जिसे देखते ही उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं और इसके उपरांत स्त्री के मन में एक द्वंद्व पैदा होता है। यह द्वंद्व है सुखी और दुखी जीवन का द्वंद्व। यह द्वंद्व है सुविधा और असुविधा का द्वंद्व। इस द्वंद्व के साथ ही स्त्री के मन में अपनी परिस्थितियों के प्रति घृणा उत्पन्न होने लगती है और हम देखते हैं कि यह घृणा उसे उस दुनिया की ओर खींच करके ले जाती है जो कि उसे सुख के नाम पर दिखाई गई है। यहाँ कहानी में हम देखते हैं कि जगेसर की पत्नी तब से बार बार आईना देखती है और रात को माड़ परोसते समय पहली बार उसे माड़ से घृणा होती है। यहाँ माड़ से घृणा होना, माड़ के प्रति घृणा का पैदा होना वास्तव में अपनी परिस्थितियों के प्रति घृणा का पैदा होना है। और आईने में बार बार देखना,
वहां जगेसर की पत्नी का स्वयं अपने आप को देखना नहीं है, वरन उस हार को देखना है, नकली मोतियों के उस हार को देखना है जो वह अपने गले में डाले हुए है। यहाँ स्त्री का उस हार को देखना वास्तव में सत्तों द्वारा दिए गए प्रलोभन को देखना है, अमीर बन जाने के सपनों की उस दुनिया को देखना है और वास्तव में इस दुनिया की ओर जाने का स्त्री का यह पहला चरण है। हम यहाँ देखते हैं कि भोली भाली स्त्री को इस बात का आभास भी नहीं रह जाता है कि इस प्रकार जाते हुए वह सब कुछ किस प्रकार से नष्ट हो रहा है जो कि उसे या उसके जीवन को जीने योग्य बनाता था, उसके जीवन में संगीत और लय पैदा करता था। यहाँ स्त्री के शोषण का एक जाल है, स्त्री के को शोषण के शिकार बना लेने का एक जाल यहाँ पर नगर महानगर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ हमें निरंतर नजर आ रहा है। यहाँ जगेसर बोधवान है, वह इस जाल को पहचान रहा है। सत्तों द्वारा दिए गए नेकलेस को देख करके जगेसर का गुस्सा वास्तव में उस संस्कृति के प्रति है जो प्रलोभन दे करके लोगों को अपसंस्कृति की ओर लगातार खींच रहा है। कहानी के अनुसार इसे देख करके जगेसर बमक उठता है, कहता है, हम कहे फेंक आओ हरामजादी। यह बमकना वास्तव में उस संस्कृति का गहन प्रतिरोध है जो कि सब कुछ छीन करके संस्कृति, मूल्य और जीवन की लय को लगातार नष्ट करने के लिए तत्पर खड़ी हुई हमें नजर आती है। यहाँ सुविधा के नाम पर जीवन की लय ही नहीं, सब कुछ बलि दे देने का आह्वान है और हम देखते हैं कि उपभोग का एक विशेष प्रकार का आकर्षण है जिसकी दलदल में फंसने के उपरांत स्त्री का वहां से निकलना तक संभव नहीं हो पाता है। कहानी में हम देखते हैं कि शहर में सत्तों का प्रसंग है, शहर की सत्तों है तो गांव में मुखिया है। ये दोनों ही शोषण के दो शेड्स हैं। वास्तव में शोषण के दो शेड्स के रूप में सत्तो जहां शहर में आती है वहीं मुखिया गांव में आती है और कहानी इस बात को व्यक्त करती है कि इन शोषण के दोनों ही जगहों पर स्त्री जो है वह असुरक्षित है और कहानी इन दो संदर्भों के माध्यम से इसे और अधिक खोलती चली जाती है। अब एक और बात कहानी में आती है कि सत्तों के प्रसंग के माध्यम से हम ये देखते हैं कि व्यवस्था, राजनीति और धर्म भी किस हद तक पूंजी के अधीन है या कितना वह पूंजी के साथ है। पूंजी के संदर्भ में यह बात कोई मायने नहीं रखती है कि पूंजी कहाँ से आई और किस तरह से यह पूंजी जमा हुई, इसके पीछे जो ईमानदारी है या मूल्य है वह किस हद तक है या किस मार्ग से होकर के ये पूंजी आई है, यह बात कोई मायने नहीं रखती है। धर्म और राजनीति के, संस्कृति के उच्च शिखर पर उपस्थित लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं मूल्यों के संदर्भ में, समाज में अच्छे और बुरे का कानून बनाते हैं वे, लेकिन पूंजी से उनको कोई परहेज नहीं होता है। हम देखते हैं कि पूंजी के अधीन यहाँ सब कुछ बिक जाता है, राजनीति भी, शासन भी, धर्म भी। इस बात को हम यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। गरीब लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवाकर, गरीबों से रिक्शा खिंचवाकर सत्तो धन कमाती है, उसके पास पूंजी है, पूंजी के बल पर वह सबको वश में रखती है। यहाँ पूंजी के समक्ष हम देखते हैं सब कुछ बिकाऊ है। पूंजी से किसी को कोई परहेज नहीं है, न राजनीति को परहेज है, न धर्म को परहेज है। सत्तो जो काम करती है वह समाज में वर्ज्य है, चाहे वह व्यवस्था की दृष्टि से हो या धर्म की दृष्टि से हो, वह समाज में वर्ज्य ही है। परंतु सत्तो इसके माध्यम से जिस पूंजी को एकत्रित करती है उस पूंजी को सभी अपना लेते हैं, उसके
उसके संदर्भ में कोई ये नहीं कहता कि यह पूंजी हमारे लिए वर्ज्य है या यह धन हमारे लिए वर्ज्य है। कहानी में जगेसर और बोधन भाई के बीच का संवाद देखिए। हमार तोर पैसा माल के सत्तो 3 से 5 रिक्शा 2 से 4 रंडी कर लई। नेताजी के तू कांख कूक के 1-2 रुपया चंदा देगा। उ खुशी खुशी 10 जग यानी यज्ञ जग में हम 3 उ 50 डेली पुलिस का पैसा बंधा हुआ है। आगे घटना आती है कि बोधन भाई और जगेसर मिलकर के सत्तों के कान का झुमका छीन लेने की योजना बनाते हैं। इस संदर्भ में वे कहते हैं, इसमें कोई पाप नहीं है, आखिर हमार तोर लैला माला रानी डाली की थी तो कमाई है। यह योजना वास्तव में एक सिद्धांत की ओर इशारा करती है कि पूंजी का बंटवारा बराबर होना चाहिए। पूंजी का बंटवारा बराबर होना चाहिए, इसी सिद्धांत की ओर यह झुमका छीन लेने वाला प्रसंग इशारा करता है। समाज में भौतिक असंतुलन का मिटना आवश्यक है और अन्याय के बल पर बटोरी गई पूंजी को छीन ही लिया जाना चाहिए। इस बगावत में आगे बढ़ने में पहले जगेसर असमर्थ होता है। यह असमर्थ होता हुआ जगेसर उस पीढ़ी की ओर इशारा करता है जिसको अन्याय की पहचान तो है, उस अन्याय को लेकर के उसके मन में आक्रोश तो है, परंतु आगे बढ़कर प्रतिक्रिया करने का साहस नहीं है। इस साहस को ना बटोर पाने वाला जगेसर अंततः विक्षिप्त होता है। वर्तमान और भविष्य को लेकर के तीसरी दुनिया के नागरिक के भीतर भी इसी प्रकार की आकुलताएं हैं, इसी प्रकार की असुरक्षा की भावनाएं हैं। असुरक्षा को वह अपने भीतर महसूस करता है। वह प्रतिरोध करना तो चाहता है, परंतु पूंजी का दबाव इतना अधिक है कि वह उसे झेल नहीं पाता है, या हम कह सकते हैं कि पूंजी के दबाव ने उसके भीतर एक बहुत बड़ी जगह को छेक कर रखा हुआ है। संवेदनशील व्यक्ति इस दबाव को लगातार महसूस करता है। वह चाहते हुए भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है। कहानी का जगेसर इसी प्रकार का एक संवेदनशील युवक है जो चाहते हुए भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है और प्रतिक्रिया कर पाने की इस क्षमता के आधार पर ही वह महसूस करता है कि उसमें और उसके पिता चलित्तर में बहुत अंतर है। जगेसर महसूस करता है कि वह एक जुझारू बाप का बेटा है। यह उसके भीतर उपस्थित परंपरा का बोध है, लेकिन बावजूद इसके ना तो वह खेतों को चरने के लिए घुस आए जमींदार के भैंसों को मार सकता है और ना ही सत्तों का झुमका छीन सकता है। यह दोनों बातें उसके मन में कुंठा को जन्म देती हैं। यह कुंठा वास्तव में मात्र जगेसर के भीतर उपस्थित कुंठा नहीं है, वरन देश के हर संवेदनशील नागरिक के भीतर उपस्थित कुंठा है। और यही कुंठा अनंतर बाद में विक्षिप्तता के रूप में परिवर्तित होकर के सामने आती है। कहानी के आरंभ में जहां बाघ और कुत्तों की बात करते हुए व्यवस्था के पूंजी के हाथों बिक जाने की बात कही गई थी, राजनीति के पूंजी के हाथों बिक जाने की, सुविधा के हाथों बिक जाने की बात कही गई थी, वही कहानी में हम इस बात को भी यहाँ देखते हैं कि ऐसी जनता भी अब शेष नहीं रह गई है जो कि प्रतिक्रिया कर सके। यहाँ हम देखते हैं कि अन्याय के विरुद्ध बोलने वाली, जूझने वाली, प्रतिरोध करने वाली, सच्ची क्रांति करने वाली जनता भी अब धीरे धीरे समाप्त हो गई है या विलुप्त हो चली है। यह बात जो जनता में एक व्याप्त होती हुई एक प्रतिक्रिया विहीन संस्कृति या हिम्मत विहीन संस्कृति को जन्म दे रही है, या हिम्मत विहीन संस्कृति लगातार पोषित हो रही है, यह भ्रष्ट व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाती चलती है।
चलितर महतो और जगेसर के माध्यम से कहानी इसी सत्य को हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहती है। चलितर महतो अन्याय के विरुद्ध अंत तक जूझता रहा। उसने अन्याय का विरोध किया। उसकी मृत्यु भी अन्याय का विरोध करने या अन्याय के खिलाफ बोलने और अन्याय के खिलाफ प्रतिक्रिया करने के कारण ही हुई थी। चलितर महतो अपनी मौत नहीं मरता है, उसे मारा जाता है। और इसलिए मारा जाता है क्योंकि उसने अन्याय का खुल करके विरोध किया था। संपत्ति पर समान अधिकार की बात अक्सर कही जाती है। संपत्ति के समान ही प्रकृति के उपादानों पर भी सभी का समान अधिकार है, चाहे वे जीव जंतु हों या मनुष्य हों। सभी जीव जंतुओं, सभी मनुष्यों का प्रकृति के समस्त उपादानों पर समान अधिकार है। यहाँ पानी की जो धारा, जिसका वितरण सभी में सामान्य रूप से होना चाहिए था, समान रूप से होना चाहिए था, उसे ही मुखिया और मुखिया के लोग सुरेंद्र अपने इलाके में मोड़ना चाहते हैं। उनका इस प्रकार से पानी की धारा को अपने इलाके में मोड़ लेना वास्तव में प्रकृति के उपादानों को संपत्ति के रूप में परिवर्तित करना है। इसी का विरोध वास्तव में चलितर जैसे एक सामान्य गरीब गंवार आदमी ने किया था। और हम देखते हैं चलितर की मृत्यु की घटना को कहानी किस प्रकार से बयान करती है। कहानी के ही वाक्य हैं, देखिए। उस दिन बाघ के चारे के रूप में चलितर महतो को बांध कर रखा गया था। उस दिन बाघ के चारे के रूप में चलितर महतो को बांध कर रखा गया था। डॉक्टर बाबू, जिंदा चलितर महतो। दूसरे दिन हल्ला मच गया कि चलितर महतो को बाघ खा गया और सुरेंद्र जी इतने बहादुर कि बाघ को जिंदा नहीं छोड़ा। सुरेंद्र जी इतने बहादुर कि उन्होंने बाघ को जिंदा नहीं छोड़ा। यहाँ वर्तमान समय की एक विद्रूपता को कहानी दिखाती है। वर्चस्वशाली द्वारा अपने शत्रु का शिकार किया जाता है और उस शिकार का आरोप यानी उसके मारे जाने का आरोप अपने ही दूसरे शत्रु पर लगा दिया जाता है और इस तरह से वह अपने दूसरे शत्रु का भी शिकार करता है। इस प्रकार से दोनों ही शत्रुओं का शिकार करने के उपरांत वह वर्चस्वशाली व्यक्ति अपने को और अधिक शक्तिशाली बना लेता है। कहानी के संवेदनशील पात्र डॉक्टर राहुल के भीतर इसको लेकर के बहुत सी असंतृप्तियां हैं, वह इन स्थितियों को लेकर के बहुत सी असंतृप्तियां हैं। लेकिन राहुल की बात को समझने की बात तो दूर, उसे सुनने तक को कोई तत्पर नहीं होता है। जनता हो या व्यवस्था इस शोषण को झेलने और देखते रहने के इतने आदी हो चुके हैं कि वे पूंजी की शक्ति के इतने अधीन हो चुके हैं कि प्रतिक्रिया की बात को वे सोच ही नहीं सकते हैं। वर्तमान दौर में जनता के भीतर व्याप्त होने वाली जो संस्कृति है उसको कहानी इस एक छोटे से वाक्य में ही कह देती है। राहुल से कहा जाता है, अम्मा यार, नौकरी करनी है तो चुप रहो, सब लौट रहे हैं, तुम भी लौटो। डॉक्टर राहुल को लगता है कि चलितर का प्रेत उसके ऊपर भी सवार हो रहा है। वह सोचता है, नस्लें खराब होती जा रही हैं, केचुआ बनता जा रहा है देश। कोई प्रतिकार नहीं, कोई प्रतिवाद नहीं। आग की लपटों में घिरे रबड़ की गेंद की तरह खुद में सिकुड़ते जाना। हजारों वर्ष पहले आदमी तनकर सीधे खड़ा हुआ था, होमो सैपियंस बनकर। क्या फिर से उसी के पीछे लौटा जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता? यहाँ राहुल का मन संवेदनशील है, जो अन्याय के खिलाफ सजग हो रहा है। राहुल का मन यहाँ अन्याय के खिलाफ सजग हो रहा है, पर कुछ कर न पाने की असमर्थता की छटपटाहट को वह अपने भीतर महसूस कर रहा है।
क्योंकि वह छटपटाहट को महसूस कर रहा है, इसलिए प्रमाणित होता है कि उसके भीतर जो वह है वह जीवित है, और यह वह ही सजग रूप से जीवित, वह ही वास्तव में चलितर है। वर्तमान दौर के संवेदनशील नागरिक की नियति यही है। वह अपने चारों ओर उपस्थित अन्यायपूर्ण स्थितियों से असंतुष्ट है और उस शोषण को पहचान रहा है। वह सब कुछ का प्रतिरोध करना चाहता है, लेकिन चाह कर भी कुछ कर पाने में असमर्थ है। उसमें धैर्य नहीं है, उसमें उसको कर पाने की हिम्मत नहीं है, और उसके भीतर का प्रतिरोध बार बार सिर उठाता है। यह प्रतिरोध सशक्त होकर के जब बाहर आने लगता है तब वह पागल करार दिया जाता है। हम देखते हैं कि जब प्रतिरोध सशक्त होकर के भीतर से बाहर आने लगता है तो व्यक्ति पागल करार दिया जाने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में लीक पर चलना अनिवार्य है। अगर लोग लीक पर न चले तो शोषणकारी की यह व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी। यहाँ हम देखते हैं कि संवेदनशील है जगेसर इन स्थितियों को पहचानता है, परंतु वह ऐसी पीढ़ी है जो कि तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर पा रही है। जगेसर के भीतर दो व्यक्तित्व उभरते हैं। जगेसर के भीतर एक द्वंद्व चलता है। इस द्वंद्व में एक ओर उसकी सजगता है, स्थितियों को पहचानने की क्षमता है, प्रतिक्रिया करने की इच्छा है, और इच्छा के बावजूद प्रतिक्रिया न कर पाने की अक्षमता है। तो जगेसर के व्यक्तित्व में ही एक दूसरा पक्ष भी है। इस दूसरे पक्ष में वह शोषणकारियों से किसी भी तरह जूझना चाहता है, शोषणकारियों के प्रति प्रतिक्रिया करना चाहता है, वह शोषण को समाप्त करना चाहता है, सक्रिय होना चाहता है। इन दोनों व्यक्तित्वों का द्वंद्व है जो संवेदनशील जगेसर के भीतर विद्यमान है। अगर गौर से देखा जाए तो यह द्वंद्व केवल जगेसर के भीतर ही नहीं है, वरन जगेसर जैसे तमाम संवेदनशील व्यक्तियों के भीतर यह द्वंद्व उपस्थित है। वास्तव में कहानी में जो जगेसर का दूसरा व्यक्तित्व है, यह व्यक्तित्व वास्तव में जगेसर के पिता चलितर में लोगों ने देखा था। जगेसर ने ही नहीं, सभी लोगों ने इस व्यक्तित्व को चलितर में देखा था। इसीलिए कहा जाता है कि जगेसर के ऊपर चलितर का प्रेत आ गया है, और चलितर के प्रेत का आ जाना अर्थात उसका सक्रिय हो जाना है, इसी ओर कहानी इशारा करती है। चलितर का यह जो व्यक्तित्व है, अर्थात जो शोषण से जूझने का, शोषण को समूल समाप्त कर देने की इच्छा रखने वाला, उसकी क्षमता रखने वाला, निरंतर किसी भी और बात की चिंता किए बगैर जूझने वाला ये जो व्यक्तित्व है, वास्तव में जगेसर का जो संघर्ष है वह इस व्यक्तित्व को पूरी तरह प्राप्त कर लेने का ही संघर्ष है। जगेसर के भीतर का प्रतिरोध का भाव जब हद से गुजर जाता है तब वह चलितर हो जाता है, और चलितर यहाँ प्रेत है। प्रेत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी जब यह बोध चलितर में बलवान होता है, या यह भावना चलितर में बलवती होती है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस अवस्था में यह बोध उसे चलितर बनाता है और वह अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होता है, बोलता है, प्रतिक्रिया करता है, शोषण को रोकता है, शोषण के खिलाफ प्रतिक्रिया करता है। वास्तव में हर संवेदनशील नागरिक के भीतर प्रतिरोध का यह भाव है, उसकी आत्मा में यह आवाज है। इस आवाज को सुनने की स्थिति में जब वह आता है तभी वह अशांत होने लगता है। लेकिन एक विशेष प्रकार के अनुकूलन के कारण यहाँ इस व्यवस्था में व्यक्ति इस प्रतिक्रिया विहीनता से बाहर नहीं आ पाता है। इस अनुकूलन को तोड़कर जब अन्याय के खिलाफ वह अपनी आवाज बुलंद करता है, प्रतिक्रिया करता है, अन्यों से अलग क्रिया करता है, तब वह पागल करार दिया जाता है। और यह भी सच है
कि सच बोलने के लिए पागलपन जरूरी है। सच बोलने की इस क्षमता को, सच के लिए लड़ने की इस क्षमता को, सच के लिए प्रतिक्रिया करने की क्षमता को जब जगेसर हासिल करने लगता है तभी पागल घोषित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि जगेसर के ऊपर चलितर का प्रेत सवार हो गया। विश्वासों के अनुसार प्रेत तब तक मुक्त नहीं होता जब तक उसकी कोई इच्छा, विशेष रूप से प्रतिशोध की जमीन पर शेष रह जाए। यह चलितर वास्तव में मनुष्य के भीतर की वह संवेदना है जो अन्याय को सह नहीं सकती। जब तक अन्याय रहेगा तब तक चलितर का प्रेत मुक्त नहीं होगा। कहानी का अंत होता है कि एक मनहूस रात थी और सुरेंद्र बाबू की पत्नी की तबीयत खराब थी। उस मनहूस रात में सुरेंद्र की चीख सुनाई देती है और पता चलता है कि सुरेंद्र मौत के घाट उतार दिए गए। ना उनकी बंदूक काम आई, ना उसमें भरे हुए कारतूस काम आए। अभिधार्थ में यह चलित्र द्वारा अपनी मृत्यु का, अपनी हत्या का बदला लिया जाना है। परंतु यह हत्या केवल सुरेंद्र की हत्या नहीं है, वरन पूंजीवादी व्यवस्था पर किया गया कठोर प्रहार है। उस पूंजीवादी व्यवस्था पर किया गया कठोर प्रहार है जो सदियों से गरीबों का शोषण करती आ रही है। यह उस व्यवस्था पर किया गया प्रहार है जो प्रकृति के साथ आज तक निरंतर मनमानी करती आ रही है। अब पुनश्च यदि कहा जाए तो हम देखते हैं कि प्रकृति पर आधिपत्य स्थापित करके पूंजीपति वर्ग गरीब जनता पर अपना अधिकार साबित करता है, उसे अपने कब्जे में लेता है, उसे गुलाम बनाता है। इस प्रकार शोषित, प्रेरित, नृशंसता की शिकार बनी जनता का ही प्रतिनिधित्व करता है चलितर महतो। कहानी यहाँ इशारा करती है या कहानी यहाँ इस बात को संप्रेषित करती है कि जिस प्रकार से मारा गया चलितर महतो प्रेत बन करके अपना बदला लेने के लिए पहुंचता है। कहानी का अभिधार्थ यह कहता है कि चलितर महतो अपना बदला लेने के लिए पहुंचा है। ठीक उसी प्रकार पूंजी की मार को लगातार सहने वाली जनता भी एक दिन पलटकर वार कर सकती है। और जब विक्षिप्त सर्वहारा अपनी पूरी शक्ति के साथ वार करेगा तब उस समय उस वार से बचना किसी भी पूंजीपति के लिए संभव नहीं होगा। कहानी का अंत होता है। अंत में हम देखते हैं कि जो समानाधिकार उस जनता से छीना जाता रहा उसे पूंजीपति वर्ग से छीन करके समान रूप से उनमें वितरित कर दिया गया और इसके साथ ही साथ उस इलाके के जीवन में लय लौट आती है। ये जीवन का वही पल है जिसे कहानी इस प्रकार से बयान करती है। कहानी के ही वाक्य हैं, देखिए। बांध कटा हुआ था, हरहराता पानी तेजी से बह रहा था। नदी अपने प्राकृतिक वेग से, अपने प्राकृतिक मार्ग से होकर के बह रही थी। गांव के नंग धड़ंग बच्चे नदी की धारा में आकर के पानी में कूद रहे थे। यह जगेसर के अर्जित धैर्य का प्रमाण है। यही पिता चलितर की अधूरी इच्छा है जिसकी आज पूर्ति हुई है। इसका पूरा होना ही, इस इच्छा का पूरा होना ही वास्तव में प्रेत मुक्ति है। यही प्रेत मुक्ति कहानी समाप्त होती है।